आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के यह केमिस्ट्री विषय का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग अपने इस चौथे वीडियो में क्षारीय लवण, द्विक लवण, संकर लवण, जटिल लवण, इन सारी प्रकार को पढ़ेंगे। चूँकि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में लवण के प्रकार को पढ़ रहे हैं और लवण के प्रकार में हम लोगों ने दो प्रकार को सीख चुके हैं, जो कि हमारा पहला था सामान्य लवण और दूसरा हमारा था अम्लीय लवण। इन दोनों पार्टों को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके। थोड़ा सा हम अम्लीय लवण के बारे में थोड़ा सा फिर से दोहरा देते हैं। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं और शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज है हमारा क्षारीय लवण। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा आपका 2 मिनट का समय लेंगे और इसके पहले वाले हमने जो आपको अम्लीय लवण पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। देखिए, अम्लीय लवण क्या है। अम्लीय लवण वो लवण होते हैं जिनके, चूँकि अम्ल में हमेशा हाइड्रोजन आयन का पहचान होता है। ये हमारे लेवाइसे ने इसको बता ही दिया था कि अम्ल का पहचान होता है कि वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का त्याग कर देता है। तो अम्लीय लवण वे लवण होते हैं जिनके किसी अम्ल के कुछ या 1-2 हाइड्रोजन परमाणु किसी धनायन परमाणु के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, अर्थात विस्थापन से बनते हैं। उसे हम लोग अम्लीय लवण कहते हैं। अम्लीय लवण जो होते हैं ये सदैव हाइड्रोजन का आंशिक रूप से किसी धातु के द्वारा विस्थापन से बनते हैं। जैसे आपका H2CO3 है, तो H2CO3 से इसे किसी धातु, जैसे आपने लिया Na ले लिया, तो जब H2CO3 से Na को आप क्रिया कराएंगे तो जो Na है वो H2SO3 के जो H है, एक हाइड्रोजन को हटाएगा तो एक हाइड्रोजन बचा रहेगा, अर्थात HCO3 बचेगा और उसमें से सोडियम आकर के जुड़ जाएगा तो NaHCO3 बना लेगा। तो इस तरीके से आपने देखा, यह जो आपका प्राप्त होगा वो अम्लीय लवण हो जाएगा। इन लवण में जो विस्थापनी हाइड्रोजन है वो शेष रहता है, अर्थात पूरी लवण की मात्रा, पूरी हाइड्रोजन विस्थापित नहीं होता। और यदि पूरी हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है तो उसे हम लोग सामान्य लवण कहते हैं, जो कि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमारे जो अम्लीय लवण होते हैं ये 2 प्रकार के धनायन, जिसमें एक हाइड्रोजन आयन और दूसरा कोई धनायन होता है। इन लवणों का जो जलीय विलयन होता है हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण अम्लीय होता है। तो अतः आपको याद रहे, चूँकि जो सामान्य लवण होते हैं इनका जो जलीय विलयन होता है वह लिटमस पेपर के प्रति उदासीन होता था, क्योंकि कोई व्यवहार अम्लीय क्षारीय गुण नहीं दिखाता था। लेकिन जो अम्लीय लवण होते हैं इसमें हाइड्रोजन का आंशिक रूप से उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये अपना अम्लीय गुण, इनके विलयन का जो होता है वो अम्लीय रखता है। आज अब शुरू करते हैं हम लोग अपना क्षारीय लवण। क्षारीय लवण क्या होता है? तो देखिए, जब किसी क्षारक के समस्त हाइड्रोक्सिल समूह अर्थात आयन का किसी ऋणायन द्वारा विस्थापन नहीं होता तो क्षारकीय लवण का हमेशा निर्माण होता है। किसी अम्ल द्वारा क्षारक के आंशिक उदासीनीकरण से बने लवण को क्षारकीय लवण कहते हैं। जैसे आपका FeOH का होल थ्राइस है, जैसे आपका FeOH का होल ट्वाइस Cl है, PbOH का होल ट्वाइस है, और साथ में आप जैसे लेंगे MgOH का होल ट्वाइस है,
और इस तरीके से बहुत सारे क्षारकीय लवण होते हैं। चूँकि इसके पहले आपने देखा था कि क्षार का पहचान होता है उसमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होना चाहिए। चूँकि जब कोई क्षार जलीय विलयन में घुलता है तो अपने अंदर से हाइड्रोक्सिल समूह का त्याग करता है। अतः जो हमारे क्षारकीय लवण होते हैं वे सभी किसी अम्ल द्वारा क्षारक के आंशिक से उदासीनीकरण से लवण बनने को हम क्षारकीय लवण कहते हैं। यह जो क्षारकीय लवण हैं जलीय विलयन में 2 प्रकार के ऋणायन देते हैं। आपको यहाँ पर रिएक्शन दिख रहा होगा, PbOH NO3 है, तो यह आपका जो दे रहा है यहाँ पे Pb, यहाँ से आपका Pb दे रहा है और हाइड्रोक्सिल समूह दिया और NO3 थी। आपने देखा एक ऋणायन ये समूह है और एक ऋणायन यह समूह उपस्थित हैं। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ से 2 ऋणायन समूह उपस्थित हैं। तो इनके जलीय विलयन में कोई भी क्षारकीय लवण हो उनका जब जलीय विलयन बनाओगे तो इनके जलीय विलयन में 2 प्रकार के ऋणायन होते हैं, जिसमें एक हाइड्रोक्सिल और दूसरा कोई ऋणायन समूह उपस्थित होता है। क्लियर? इन लवण का जो जलीय विलयन होता है हाइड्रोक्सिल आयनों की उपस्थिति के कारण हमेशा क्षारकीय रहता है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि जो हमारे क्षारकीय लवण होते हैं, क्षारकीय लवण का जलीय विलयन अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन इन तीनों में से कौन होगा? तो आपको याद रहे कि क्षारकीय जो लवण हैं इनका जो जलीय विलयन है इसमें हमेशा इनका जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्योंकि इनके समूह में हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है, जिसके कारण इनका जलीय विलयन हमेशा क्षारीय होता है। क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं द्विक लवण क्या है। इसका सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ें तो द्विक लवण आपको यही कह रहा है कि द्विक लवण अर्थात डबल साल्ट, मतलब जिसमें डबल साल्ट हो जाएं। जैसे जो हमारे द्विक लवण हैं इसमें एक ही प्रकार के 2 सामान्य लवण के जलीय विलयन को किसी विशेष अनुपात में मिलाकर फिर उसका क्रिस्टलन किया जाता है, और क्रिस्टलन मतलब उसे ठोस अवस्था में लाया जाता है और एक नए प्रकार का लवण प्राप्त होता है जिसे हम लोग द्विक लवण कहते हैं। फिर से एक बार, ऐसा लवण जिसमें 2 अलग अलग लवण के विलयन को आपस में मिलाकर एक क्रिस्टली आपका लवण प्राप्त होता है, उसी लवण को हम लोग द्विक लवण कहते हैं। जैसे आपका है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट है, दूसरा आपका है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। तो पोटेशियम सल्फेट एक लवण है, एल्युमिनियम सल्फेट एक लवण है। अब दोनों के अणुओं को उनके द्रव्यमान के अनुपात में इसे जल में घोल करते हैं और घोल करके दोनों को आपस में मिला देते हैं, और दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो इनका क्रिस्टलन होता है। अब उससे कुछ समय पश्चात ठंडा छोड़ देते हैं, जिससे आपका एक क्रिस्टली ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। उसी क्रिस्टली ठोस पदार्थ को हम लोग द्विक लवण कहते हैं। और पोटेशियम सल्फेट तथा एल्युमिनियम सल्फेट को जब हम उनके द्रव्यमान के अनुपात में घोलते हैं तो घोलने के पश्चात जो उनका द्विक लवण बनता है वह आपका पोटास फिटकरी हो जाता है, जो कि आपका फार्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 20H2O बन जाएगा। ये आपका जो 24H2O आया यह जल के क्रिस्टलन से प्राप्त हुआ। अतः इस तरीके से आपका जो हमारा फिटकरी प्राप्त हुआ। फिटकरी एक प्रकार का द्विक लवण है, क्योंकि इसमें 2 साल्टों को अलग अलग मिला करके एक क्रिस्टली लवण बनाया जाता है। जैसे आपका इसी प्रकार मोहर लवण है, तो जो मोहर लवण है इसमें आपका FeSO4 होता है, FeSO4 और उसमें अमोनियम सल्फेट को
इनका क्रिस्टलीकरण किया जाता है, इनको मिलाकर जल में इन्हें क्रिस्टली बनाया जाता है, जिससे आपका मोहर लवण प्राप्त होता है। मोहर लवण का सूत्र आपका होता है FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 इंटू 6H2O। फिर से FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ये आपके मोहर लवण का सूत्र है। मोहर लवण एक बहुत ही जटिल लवण होता है और यह द्विक लवण कहलाता है। यह लवण जलीय विलयन में संबंधित सामान्य लवण के आयन होते हैं, जैसे आपका मोहर लवण है। मोहर लवण में Fe पॉजिटिव, NH4 और SO4 के आयन के परीक्षण किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो आपका द्विक लवण है इसमें डबल साल्ट होता है। दो प्रकार के लवणों को आपस में उनके अणुभार के अनुपात में मिला करके उन्हें आपस में ठोस क्रिस्टलिक रूप में छोड़ दिया जाता है, जिससे वो ठंडा होने के पश्चात एक जटिल और क्रिस्टली ठोस पदार्थ बना लेते हैं, जिसे हम लोग लवण कहते हैं, अर्थात द्विक लवण कहते हैं। तो इस तरीके से सब बहुत सारे आपके द्विक लवण होते हैं और ये बहुत ही जटिल लवण होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मिश्रित लवण क्या है। मिश्रित, इसके सेंटेंस को ध्यान से देखें। मिश्रित मतलब आपस में कई को मिला देना। मतलब जो मिश्रित लवण है इस लवण में एक से अधिक प्रकार के धनायन व ऋणायन होते हैं। जैसे आपका NaKSO4 है तो Na पर एक पॉजिटिव है, Na पर एक पॉजिटिव है, ये आपका रहा। जैसे Na रहा आपका तो Na पर भी पॉजिटिव है, K भी पॉजिटिव है, SO4 पे नेगेटिव है। मतलब इसमें एक से अधिक धनायन या एक से अधिक इसमें ऋणायन हो सकते हैं। जैसे आपका ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग पाउडर आपका सूत्र होता है CaOCl2। तो इसमें आपका एक बन जाएगा ये CaO और फिर आपका इसमें जो बनेगा OCl, आप इसको लिख सकते हैं। तो CaOCl2 आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये ब्लीचिंग पाउडर है जो कि एक प्रकार का मिश्रित लवण है। जैसे आपका माइक्रोकॉस्मिक लवण है, माइक्रोकॉस्मिक लवण है। तो जो माइक्रोकॉस्मिक लवण होता है वो आपका सूत्र यहाँ पर लिखा गया है Na ब्रैकेट में NH4 और HPO4 का होल 4, ये आपका माइक्रोकॉस्मिक लवण है। ये भी एक बहुत ही जटिल लवण होता है। इन सब का जो गलनांक क्वथनांक होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये द्विक लवण होते हैं, बहुत ही जटिल होते हैं, जिससे इनको बांध को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिससे इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। अगला आपका रहा संकर लवण। संकर लवण क्या है, चलिए देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यह जो लवण आपका है संकर लवण कई लवण के संयोग से बनते हैं और ये जो लवण हैं अर्थात संकर जो लवण हैं इनका जलीय विलयन में केवल एक धनायन व एक ऋणायन देते हैं, जिसमें से एक साधारण आयन और दूसरा संकर आयन होता है। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड यहाँ पे आपको सूत्र दिख रहा है कि बड़ा ब्रैकेट FeCN का 6 है। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड यह एक संकर लवण है और बहुत ही जटिल लवण होते हैं। इनका जो जलीय विलयन है पोटेशियम के साधारण आयन और फेरोसाइनाइड के जटिल आयन देते हैं। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी संकर आयन हो, जैसे आपका ये रहा, ये संकर आयन है, Fe रहा, CN6 रहा, फेरोसाइनाइड। अब ये जब आपस में टूटेंगे तो ये एक जो इसका पॉजिटिव आयन है ये आपस में दे देगा अलग, मतलब इसका जो पोटेशियम है ये अलग अपना आयन देगा, और जो फेरोसाइनाइड है यहाँ से आपका जो फेरोसाइनाइड है ये आपका FeCN का होल 6
ये आपस में अलग आपका दे देता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो संकर लवण होते हैं, संकर लवण कई लवणों से मिलकर बने होते हैं। इसमें एक धनायन और एक ऋणायन होते हैं। इसमें एक साधारण आयन दूसरा संकर आयन होता है, अर्थात जटिल आयन होता है बहुत। अब इनका जो जलीय विलयन होता है, इसमें एक साधारण आयन दूसरा अपना जटिल आयन अलग हो जाता है। अब यह विलयन में जो आपका विलयन बनता है, जो आपका Fe है, Fe का परीक्षण नहीं देता, मतलब यह विलयन में Fe पॉजिटिव जो फेरस है यह परीक्षण नहीं देता। इसी प्रकार जो आपका क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट है, क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट यहाँ से आपको दिख रहा होगा CuNH3 का होल 4 और ब्रैकेट के बाहर SO4, मतलब जो आपका अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट का जलीय विलयन क्यूप्रिक आयन का परीक्षण नहीं देता। जैसे कि आपको लिखा गया, ये एक संकर आयन है पूरा। अब ये जब आपको टूटेगा तो यहाँ से जो आपका सल्फेट है ये साधारण आयन ग्रुप में अलग हो जाएगा और ये आपका जो है ये CuNH4 का होल थ्राइस, अर्थात जो क्यूप्रिक है आपका ये सल्फेट तो अलग हो गया। ये कि क्यूप्रिक जो आयन है, संकर आयन, ये जटिल आयन के रूप में अलग हो जाता है और आपका जो साधारण SO4 आयन है वो अपना आयन लेकर अलग हो जाता है। यह तब होता है जब ये अपघटित होते हैं। तो अतः आपको एक बात समझ आया कि द्विक लवण और संकर लवण के जलीय विलयनों का जो व्यवहार होता है वह हमेशा अलग अलग होता है। संकर लवण का व्यवहार अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि इनके जो जलीय विलयन होते हैं इसमें अलग अलग जो रहते हैं आयन रहते हैं। इनके अलग अलग आयन के रूप में उपस्थित होने के कारण इनका जो व्यवहार होता है बहुत ही अलग अलग होता है, क्योंकि इसमें कई पदार्थों, कई परमाणुओं का मिश्रण होता है, जिससे इनके जो व्यवहार होते हैं विलयनों का, जो इनका जो जलीय विलयन जब आप बनाओगे तो इनके जलीय विलयनों का जो व्यवहार होता है वह भिन्न भिन्न उपस्थित होता है। तो इस तरीके से आपने देखा, आपको ये आपका टॉपिक हुआ। इसमें आपका कुछ एक दो प्रश्न पूछा हुआ है, हम आपको बता दें कि क्या हो जाता है। तो हम आपको बता दें कि अम्ल व क्षारक की जो प्रबलता होती है, हमेशा आपको ध्यान देना है, अम्ल और क्षारक की जो प्रबलता होती है वो किस बात पर निर्भर करती है, आप बताइए। ऑप्शन में इसमें दिया है आयनन की मात्रा पर, उसके क्वथनांक पर, उसके अणुभार पर और तुल्यांकी भार पर। प्रश्न एक बार फिर से, अम्ल व क्षार की प्रबलता किस बात पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए रहा आयनन की मात्रा, ऑप्शन बी रहा क्वथनांक पर, ऑप्शन सी रहा अणुभार पर और ऑप्शन डी रहा आपका तुल्यांकी भार पर। तो इसका आंसर जो आपका होगा वो करेक्ट आंसर, चूँकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है कि किसी अम्ल और क्षार की जो प्रबलता होती है, अर्थात कोई अम्ल कितना ज़्यादा अम्लीय होगा या कितना ज़्यादा क्षारी होगा, इसका यह गुण जो होता है वह बताता है उसकी आयनन की मात्रा। मतलब आयनन की मात्रा जितना अधिक होगा उसकी अम्लता क्षारकता उतनी ज़्यादा होगा। जैसे आपका हो गया H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HCl हो गया, क्योंकि जब आप इन्हें जलीय विलयन में घोलोगे तो इनका जो जलीय विलयन बनता है, इनके हाइड्रोजन आयन की बहुत मात्रा घुलनशील हो जाती है और अधिक मात्रा घुलनशील होने के कारण इनके जो विलयन होते हैं वो बहुत ज़्यादा आयनित हो जाते हैं, अर्थात उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत अधिक हो जाती है, जिससे वो प्रबल अम्ल और क्षार हो जाते हैं। और यदि आपके अम्ल में जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत कम है, हाइड्रोजन जो आयन है अगर उसकी मात्रा जलीय विलयन में बहुत कम है और OH आयन की सांद्रता जैसे बहुत कम है, तो ये सब जो जलीय विलयन बनेंगे ये बहुत दुर्बल क्षारी होंगे।
क्योंकि जब हाइड्रोजन आयन या हाइड्रॉक्सी आयन की मात्रा बहुत कम होगी तो उनका जो आयनन की दर होगा वो कम हो जाएगा, अतः वो दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे। जैसे आपका एसिटिक अम्ल है, CH3COOH है। तो इस तरीके से आपका ये प्रबल और अम्ल का पहचान होता है, हमेशा उसके आयनन पर निर्भर करता है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया है कि इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु के मध्य उपसहसंयोजक बंध बनाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। अभी हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में ही बताया है कि जब कोई अम्ल अर्थात इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थ के मध्य उपसहसंयोजक बंध बनता है तो वह क्रिया आपका जो कहलाता है, वह क्रिया आपका उदासीनीकरण कहलाता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो उदासीनीकरण हो जाएगा, क्योंकि जब दो परमाणुओं के मध्य उपसहसंयोजक बंध बनता है तो उपसहसंयोजक बंध बनने की क्रिया में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है वो क्षारक हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं वो आपके अम्ल हो जाते हैं, जो कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार की यही अवधारणा थी। तो लुईस अम्ल और लुईस क्षार के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही के मध्य में जब उपसहसंयोजक बंध बनता है तो इस क्रिया को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। बात क्लियर हुआ। तो उदासीनीकरण में ध्यान देना, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसकी ओर से और जिसको देता है उसकी तरफ हमेशा तीर का निशान लगाया जाता है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि ये परमाणु दूसरे परमाणु वाले को इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है। तो इस तरीके से आज ये टॉपिक आज का खत्म होता है और अगले टॉपिक में हम फिर से मिलेंगे। और तब तक के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। आप सभी अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा और हम अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और आपका केमिस्ट्री भी धीरे धीरे ख़त्म होने जा रहा है, 1-2 वीडियो और बनने वाला होगा। सो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। अगली वीडियो में आएंगे फिर से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिएगा।